हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम वर्ब कवर कर रहे हैं। वर्ब की डेफिनेशन, इसके टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आज की वीडियो में हम इसका बचा पार्ट कवर कर लेंगे जिसमें कुछ रूल्स और बच जाते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकॉट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ के आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का बचा हुआ पार्ट, द वर्ब। जब कोई इंट्रांसिटिव वर्ब कंप्लीट सेंस देता है, इंट्रांसिटिव वर्ब तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट के बिना यूज किए जाते हैं या कर सकते हैं, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बता देता है, तो ऐसे वर्ब को हम कहेंगे वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशंस। कैसे? द गर्ल्स लाफ, बर्ड्स फ्लाई, द बेबी वीप्स, बॉय स्लीप। तो लाफ, फ्लाई, वीप्स, स्लीप, इनके साथ हमने किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, इनके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो इनको हम कहेंगे वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशंस, वर्ब ऑफ कंप्लीट सेंस मीनिंग। रूल नंबर सेकंड आ जाता है वे इंट्रांसिटिव वर्ब जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या फिर सम पार्ट्स ऑफ अनदर वर्ब के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देते, तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाते हैं। ऊपर का जस्ट अपोजिट है। ऐसे वर्ब जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या फिर वर्ब के अनदर पार्ट के बिना कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीट सेंस नहीं देते, वे क्या कहलाते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस। इंट्रांसिटिव वर्ब तो वे होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ हमने कुछ नाउन जोड़ना ही पड़ता है या फिर कोई एडजेक्टिव लगाना ही पड़ता है, तो ऐसे वर्ब को हम कहेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं? बी, सीम, बिकम, अपीयर। जैसे एग्जांपल है द बॉय सीम्स, सेकंड है ही बिकेम, ही अपीयर्स, द अर्थ इज। अब आप ये पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये क्या इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप इनका मीनिंग निकालेंगे तो ये आपको इनकम्प्लीट लगेंगे। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, सीम्स, बिकेम, अपीयर, इज, पूर्ण स्पष्ट अर्थ नहीं देते। इसका तात्पर्य है कि प्रयुक्त वर्ब के साथ ऐसे वर्ड का प्रयोग करना होगा जो ऊपर दिए गए नाउन, एडजेक्टिव या फिर सम पार्ट्स ऑफ अनदर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तब ही इनका पूर्ण अर्थ निकलेगा, इनका कंप्लीट सेंस आएगा। तो इनको कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था द बॉय सीम्स, इसके साथ हमने टायर्ड लगाया, एडजेक्टिव का यूज किया, तो ये कंप्लीट हो गया, द बॉयज सीम्स टायर्ड। नेक्स्ट है ही बिकेम ए डॉक्टर, तो नाउन का यूज किया ए डॉक्टर, तब ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है ही अपीयर्स प्लेस्ड, तो यहाँ पे हमने प्लेस्ड का यूज किया है, जो कि क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको हम बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ अनदर वर्ब। तो प्लेस्ड क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है। द अर्थ इज राउंड, यहाँ पे राउंड एज ए एडजेक्टिव यूज किया है, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया गया है कि द वर्ड और फ्रेज यूज टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेज हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं जो किसी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस दे देता है, जो चीज़ों को और अच्छे से प्रेजेंट करती है। आगे आता है रूल नंबर 3, जो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया गया है। इन ट्रांसिटिव वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इनफिनिटिव और एडवर्ब का यूज करते हैं। इन ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम जो कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड्स यूज करते हैं वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनफिनिटिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। इनफिनिटिव क्या होता है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ए काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल का यूज किया है जो कि नाउन है, इसके साथ हमने डोमेस्टिक एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड का यूज किया है, तो ये काउ को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, तो डोमेस्टिक एनिमल क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हीज एलिफेंट हैज गॉन मैड, तो मैड क्या हुआ? एडजेक्टिव, जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। द चाइल्ड वेंट ऑन वीपिंग, वीपिंग क्या हुआ? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है पार्टिसिपल।
नेक्स्ट है द पेन इज ऑफ नो यूज, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट के रूप में ऑफ नो यूज का प्रयोग किया है। यू हैव टू कम, ये क्या है, इन्फिनेटिव, टू कम क्या हुआ, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि यदि किसी ट्रांसिटिव वर्ब का अर्थ जो है, उसका मीनिंग जो है ऑब्जेक्ट के प्रयोग से स्पष्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है और इस कॉम्प्लीमेंट को फैक्टिटिव कहा जाता है। जैसे द लॉस फील्ड अस विद ग्रीफ, लेकिन यहाँ पे अर्थ स्पष्ट नहीं होता। द लॉस फील्ड अस की नुकसान हमें कर देगा, लेकिन क्या कर देगा ये हमें पता नहीं है, मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, इसलिए विद ग्रीफ, तो विद ग्रीफ का यूज हुआ है शांति भर देगा, तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है ही सेट द क्रिमिनल्स फ्री, ही सेट्स द क्रिमिनल्स, ये तो हो गया एक सेंटेंस जो कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट को लेके, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने फ्री का एज ए कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज किया है, फ्री, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। ही सेट्स द क्रिमिनल्स फ्री, जो कि कंप्लीट सेंस बता देता है, कंप्लीट मीनिंग बता देता है। नेक्स्ट है ऊपर दिए गए वाक्यों में जो वर्ड्स है फील्ड विद ग्रीफ, सेट फ्री, ये क्या हुए, ये वे फैक्टिटिव यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेंटेंसेस जो क्या बताते हैं, वर्बल आइडियाज प्रेजेंट। ऊपर दिए गए वाक्यों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, द लॉस ग्रीव्ड अस या फिर ही फ्रीड द क्रिमिनल्स। तो इन जो हमने ग्रीफ और फ्री का यूज किया है उनको हम क्या बना देते हैं, वर्ब, ग्रीव्ड या फिर फ्रीड। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5, इसमें क्या बताया गया कि जो फैक्टिटिव वर्ब है उनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं, नाउन का, एडजेक्टिव का, पार्टिसिपल का, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट का, इन्फिनेटिव का। एग्जाम्पल है वी मेड हिम कैप्टन, तो कैप्टन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, फैक्टिटिव एज ए नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट द जज सेट्स द रोबर फ्री, फ्री का यूज हुआ है एडजेक्टिव के रूप में। आई फाउंड हर स्लीपिंग, स्लीपिंग का यूज हुआ एज ए पार्टिसिपल के रूप में। योर स्टोरी फील्ड विद मी विद हॉरर, तो ये प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आई लाइक्ड माई एनिमी टू बी पनिश्ड, तो पनिश्ड का एज ए इन्फिनेटिव यूज हुआ है, टू बी पनिश्ड। दे फाउंड हर asleep, asleep एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। आगे यहाँ पर बताया गया है जब इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है जो कि सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए किया जाता है, इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड का यूज करते हैं और वो सब्जेक्ट को रेफर करता है तो उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सेम यहाँ पर बताया गया जब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है तो उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, जो कॉम्प्लीमेंट है वो अगर सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है तो उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर उसका लिंक जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं वर्ब के बारे में, उनको पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है टू बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब सेंटेंस के अंदर टू बी आ जाता है, टू बी आ जाता है तो उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे एग्जांपल है ही इज ट्राइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इज एक टू बी के रूप में यूज हुआ है, किसके रूप में, टू बी के रूप में यूज हुआ है, तो इसके बाद हम लगाएंगे ट्राई प्लस आईएनजी, ट्राइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेकंड है पैसिव वॉइस में टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब पैसिव फॉर्म आ जाती है, एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने पढ़े थे, और पैसिव वॉइस में टू बी का यूज होता है तब हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे भी पैसिव वॉइस में ज़्यादातर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई, रिटन, जो वाज के बाद यानी टू बी की फॉर्म के रूप में जो हमने वाज का यूज किया है उसके बाद हमने यूज किया रिटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 जिसमें बताया गया है कि हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे हैज, हैव और हैड सेंटेंस के अंदर मिल जाते हैं उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव डन माई वर्क, ही हैज़ रिटन ए लेटर, सी हैड फिनिश्ड हर होम वर्क। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है रूल नंबर 4, डू, डज और डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे, ही डजंट राइट टू हर, तो यहाँ पे डज का यूज हुआ है, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आई डोंट गो देयर, तो डोंट के बाद गो का यूज हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद है ही डिडंट कम हियर, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है।
नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, शुड, कुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले तो आप ये समझिए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये होते हैं मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर मॉडल का वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है तब हम बोलेंगे इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कैन का यूज हुआ है दोनों सेंटेंस में, ही कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट है ही कैन एंड विल हेल्प मी। दोस्तों रूल नंबर 6 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे खास वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ब होते हैं जिसके बदले हम किसी और वर्ब का यूज नहीं कर पाते, बेशक उनका मीनिंग सेम निकलता हो। जैसे एग्जांपल है सी रेज्ड ए प्रॉब्लम और सेकंड है सी रोज ए प्रॉब्लम। दोनों में प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ अगर हम रेज्ड का यूज करते हैं तो वो करेक्ट होगा और रोज का यूज करते हैं तो वो इनकरेक्ट होगा। तो ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऊपर जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है उसमें रेज्ड का प्रयोग हुआ है जो कि सही है। क्यों? क्योंकि रेज का अर्थ खड़ा करना होता है, उठाना होता है, किसी मुद्दे को उठाना होता है। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में रोज का प्रयोग हुआ जो गलत है, क्योंकि राइज का अर्थ होता है जगना या फिर उठाना। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप और उसके बाद है हु डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप। एग्जाम्पल 3 में इन्वेंटेड का प्रयोग हुआ है जो कि सही है, क्योंकि इन्वेंट का अर्थ आविष्कार करना होता है। और उसके बाद डिस्कवर्ड का प्रयोग हुआ है फोर्थ एग्जाम्पल में, जिसका यूज गलत है क्योंकि डिस्कवर का अर्थ होता है खोज करना। रूल नंबर 7 आ जाता है जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी मेन वर्ब होती है जिनके 2 पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, 2 पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म्स होती है, यानी कि 2 वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती है जिनका यूज करना भी अलग है, जिनका यूज करने में भी डिफरेंस है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे फर्स्ट है ही ए सीप हैज संक और उससे नेक्स्ट है सीप हैज संकेन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं संक और संकेन दोनों सिंक की थर्ड फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है और इसको एज ए वर्ब यूज करना पड़ेगा तभी ये करेक्ट होगा। जबकि संकेन क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, इसलिए एज ए वर्ब इसका यूज नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है ही हैज़ ड्रंक मच और उससे नेक्स्ट है ही हैज़ ड्रंकन मच। तो आप दोनों में चेक कर सकते हैं ड्रंक क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ड्रंकन क्या है, दोनों ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और दोनों किसकी थर्ड फॉर्म है? ड्रिंक की। लेकिन ड्रंक क्या है, क्या बताता है? ये बताता है एक्शन यानी कि वर्ब, और ड्रंकन क्या बताता है? एडजेक्टिव। लेकिन हमको यूज करना है एज ए वर्ब, सेंटेंस के अंदर एज ए वर्ब यूज किया गया है तो हम ड्रंक का यूज करेंगे, ना कि ड्रिंकन का। नेक्स्ट है इट वाज ए संकेन शिप और उससे नेक्स्ट है इट वाज ए संक शिप। तो संकेन शिप ये एडजेक्टिव हो जाता है और संक शिप संक वर्ब के रूप में यूज होता है, तो यहाँ पे हम वर्ब यूज नहीं करेंगे, वाज वर्ब यूज हो चुका है, ये शिप के साथ जुड़ा है तो एज एडजेक्टिव यूज होगा, तो संकेन का यूज किया जाएगा, ना कि संक का। उससे नेक्स्ट है ही वाज मच ड्रंकन मैन और उससे नेक्स्ट है ही वाज ए मच ड्रंक मैन। ड्रंक क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो वर्ब की तरह यूज होती है, और ड्रंकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो एज ए एडजेक्टिव हम ड्रंकन का यूज करेंगे, ना कि ड्रंक का, क्योंकि मैन के साथ ये जुड़ा है तो इसलिए ड्रंकन मैन हो गया जो कि एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो हम ड्रंकन का यूज करेंगे, ना कि ड्रंक का। समझे होंगे। आगे यहाँ पर टेबल दी गई है, ऐसे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके सेकंड फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म दी गई है। थर्ड फॉर्म की 2 फॉर्म्स दी गई है, ए और बी, दोनों को समझते हैं। ए जो है एज ए वर्ब यूज की जाती है और बी जो है एज ए एडवर्ब यूज की जाती है। जैसे बाइंड का अर्थ होता है बांधना, इसकी सेकंड फॉर्म रहेगी बाउंड, लेकिन थर्ड फॉर्म 2 रहेगी, बाउंड और बाउंडन। बाउंड क्या हुआ? मेन वर्ब, और बाउंडन क्या हुआ? एडजेक्टिव। उसी प्रकार से ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन। ड्रंक क्या हुआ? मेन वर्ब, ड्रंकन क्या हुआ? एडजेक्टिव। गेट मतलब पाना, गोट सेकंड फॉर्म, गोट, गोटन। तो गोट जो थर्ड फॉर्म है वो एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे तो गोट का यूज करेंगे, एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो गोटन का यूज करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है श्रिंक, जिसका अर्थ होता है सिकुड़ना। श्रंक इसकी सेकंड फॉर्म हुई, श्रंक और श्रंकन इसकी थर्ड फॉर्म के 2 रूप हुए, मेन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में। ये समझे होंगे। आगे मैं फटाफट पढ़ता हूँ, आप समझिए। सिंक, सैंक, संक और संकन। स्ट्राइक सेकंड फॉर्म स्ट्रक, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक, एडजेक्टिव के रूप में स्ट्राइकन, स्ट्रिंकन। नेक्स्ट है क्लीव का मतलब होता है फाड़ना, तोड़ना, चीरना, चिपकना, जिसकी सेकंड फॉर्म रहेगी क्लेफ्ट और क्लो, और इसकी थर्ड फॉर्म के 2 रूप रहेंगे क्लेफ्ट और क्लोन। नेक्स्ट है एनग्रेव, खोदना, नक्काशी करना, सेकंड फॉर्म रहेगी एनग्रेव्ड, थर्ड फॉर्म के 2 रूप रहेंगे एनग्रेव्ड और एनग्रेवन।
नेक्स्ट है मेल्ट, पिघलना, मेल्टेड, और इसकी थर्ड फॉर्म के दो रूप रहेंगे, मेल्टेड और मोल्टन। नेक्स्ट है सीट, सीट का मतलब होता है उबलना, उत्तेजित होना, सीटेड, ये सेकंड फॉर्म रहेगी जिसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में दो फॉर्म यूज होगी, सीटेड और सोडन। सीयर, तलवार, कैंची से काटना, कतरना, सेकंड फॉर्म रहेगी सीयर्ड, और थर्ड फॉर्म के रूप में हम दो यूज करेंगे, सीयर्ड और शोर्न। आगे दोस्तों ये नोट दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें सेम बताया गया है कि जो थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुए हैं, दो वर्ड्स यूज हुए हैं, उनमें फर्स्ट जो रहेगा वो एज ए मेन वर्ब यूज किया जाएगा, और जो सेकंड जो रहेगा उसको एज ए एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 14 ख़त्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।